हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एम्बिशन स्टडी सेंटर ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 स्पेस मिशन। स्पेस मिशन में दोस्तों पिछले क्लास में हमने देखे थे अबाउट द स्पेस मिशन क्या होता है। उसके बाद में हमने देखे थे कि स्पेस मिशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है हमारे लाइफ में स्पेस मिशन। उसके बाद में हमने देखे थे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है स्पेस मिशन का। उसके बाद में वहाँ पर हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स देखे थे। उसमें इंडियंस द्वारा देखे गए जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उनका यूज हुआ था। उसका जो चार्ट है उसके बेस पे आपको मैंने बोला था कि प्रिपेयर करके रखना है, उसके क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे वो पूरा का पूरा जितना भी हमारा पिछले क्लास में पार्ट हुआ था वो पूरा पढ़कर आए हैं। और आज हम पढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। अब दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में हमने क्या बोले थे रिवॉल्व करता है। तो जब वो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो ऑर्बिट्स में कैसे रिवॉल्व करेगा, क्या उसका ऑर्बिट का पोजीशन रहेगी, क्या उसकी रिवॉल्यूशन की स्टेट रहेगी, ये सारा हमको पता रहना चाहिए। तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स। देखो आपने बचपन में भी कई बार मतलब इंस्ट्रूमेंट देखा, ऐसा एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आपने क्या करना है कि एक छोटा सा पत्थर लेना है जिसको हम बांध देंगे धागे से। फिर आपको क्या करना है, उस पत्थर को जिस धागे से अपने बांधे उस धागे को ऐसे जोर जोर से अपने अराउंड में घुमाते रहना है गोल गोल। तो वहां पर एक फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है इसमें फोर्स जनरेट होता है जब उस धागे को आप ऐसे गोल गोल घुमाते हो। तो वो जो फोर्स है वो क्या करता है, उस पत्थर को एक ऑर्बिट में घुमाने का काम करता है। उस पत्थर को एक ऑर्बिट में घुमाने का काम करता है। हो सकता है कभी कभी वो पत्थर उस ऑर्बिट के बाहर भी निकलने हो जाए, अगर ज़्यादा फोर्स लग गया तो ज़्यादा स्पीड रही तो, या हो सकता है अगर कम स्पीड हो गई तो वो ऑर्बिट को फॉलो करना ही बंद कर दे, है ना। लेकिन अगर उसको एक प्रॉपर स्पेसिफिक स्पीड ये हो गई, उसको मिल गई, उसको अगर एक प्रॉपर स्पीड अगर उसको मिल जाती है तो फिर अपने आप को क्या होता है, एक प्रॉपर ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ में एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ में वो घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि जो सैटेलाइट का वर्किंग है वो भी कुछ उस प्रकार से होता है। जब हम सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में मतलब कि उस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अराउंड में जब हम उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो आपको भी पता है कि अर्थ के अराउंड में ग्रेविटेशनल फोर्स तैयार होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि कभी कभार जो सैटेलाइट है वो अर्थ पे आगे क्यों नहीं गिर जाता, बिकॉज ऑफ कि उसके ऑर्बिट में उसके अराउंड में तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है। तो वैसा क्यों नहीं होता। तो पहली चीज तो रहेगी कि उस सैटेलाइट को हम एक पर्टिकुलर हाइट पर प्लेस करेंगे, और दूसरी बात वो जब सैटेलाइट उस ऑर्बिट में हम छोड़ते हैं लॉन्चर की मदद से, तो वो सैटेलाइट फॉलो कर उसके सैटेलाइट पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है, एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होता है। और उस टेंजेंशियल फोर्स के अकॉर्डिंग वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऑर्बिट में मूव करना शुरू करता है। उसको एक स्पीड मिल जाती है, फिर फोर्स मिल गया तो, और वो फोर्स मिलने के कारण वहां पर वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमना शुरू हो जाता है। और वहां से फिर बनता है हमारा ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। वहां से हमको क्लियर होता है कि अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट कैसे मूव करता है। समझ में आ रहा है। तो देखो अब सैटेलाइट जो है वो मूव करेगा अलग अलग पोजीशंस पे। सैटेलाइट जो है वो क्या करेगा, अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग ऑर्बिट में मूव करेगा अर्थ के अराउंड में। एक ही ऑर्बिट में सभी सैटेलाइट मूव नहीं करते। और जनरली देखा जाए तो ऑर्बिट होते हैं बेटा दो प्रकार के। अगर हम कंसीडर करेंगे तो एक रहता सर्कुलर और एक रहता इलिप्टिकल। अब सर्कुलर में देखो हमको कंसीडर करना है सपोज एक अर्थ, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कोई आपके सैटेलाइट क्या करते हैं कि इस अर्थ के अराउंड में पर्टिकुलर हाइट पे सर्कुलर शेप में मूव करते हैं। कौन से शेप में मूव करेंगे, वो सर्कुलर शेप में, और जिस पर रहेगा टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स उस पे रहेगा,
टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर वो मूव शुरू कर रहा है तो उस पर लगेगा टेंजेंशियल फोर्स, वो कि क्या करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए वो उसको फोर्स करेगा, समझ में आ रहा है, उसको एक स्पीड प्रोवाइड करेगा उस सैटेलाइट को, ओके। उसके बाद में दूसरी जो पोजीशन है वो होती है, सपोज एक अर्थ है, हमारी अर्थ है, तो दूसरी जो ऑर्बिट, दूसरा जो ऑर्बिट कोई सैटेलाइट फॉलो करता है वो होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट फॉलो करता है वो, इलिप्टिकल। समझ में आ रहा है, मतलब कि दो प्रकार के ऑर्बिट हम लोग समझना है फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट समझने के लिए दो प्रकार के ऑर्बिट में हमने होते बोला। तो जो पहला ऑर्बिट रहेगा वो हमें ध्यान रखना कि एक तो सर्कुलर ऑर्बिट में होता है एट पर्टिकुलर हाइट, या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो भी एक पर्टिकुलर हाइट रहती है उसकी। समझ में आ रहा है, मतलब जो दो ऑर्बिट्स जिनमें रिवॉल्यूशन होगा किसका, सैटेलाइट का अराउंड द अर्थ, वो होता है इलिप्टिकल और सर्कुलर, इलिप्टिकल और सर्कुलर। और दोनों में भी कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई होता है वहां पे, टेंजेंशियल फोर्स। और उसी टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, उसी टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वो जो सैटेलाइट है वो उस ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के अंडर में वो रिवॉल्व करता है, स्पेसिफिक वेलोसिटी के अंडर में। अब स्पेसिफिक वेलोसिटी क्यों, क्योंकि अगर उसकी स्पीड कम ज्यादा होती गई तो हो सकता है कि वो क्या करे, अर्थ के कांटेक्ट के बाहर निकल जाए, मतलब अर्थ के ऑर्बिट के बाहर निकल जाए और कहीं पे भी स्पेस में घूमते रहेगा फिर जिस भी मोशन में जाना है, मतलब वो ग्रेविटेशन फोर्स से उस ऑर्बिट से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। और दूसरी चीज अगर कम हो गई तो वो सीधा अर्थ पे आके गिरेगा, तो दोनों में भी प्रॉब्लम है। इसीलिए एक कांस्टेंट स्पेसिफिक वेलोसिटी उसको प्रोवाइड करना जरूरी है ताकि वो एक प्रॉपर ऑर्डर में मूव कर सके। अब ये तो हो गया हमारा ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट। अब आपको समझना है कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हाइट है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके हाइट पे डिपेंड करेगा उसका फंक्शन। अगर हमको अगर एक सिंगल रोटेशन चाहिए एक दिन में किसका, सैटेलाइट का, तो हमको हाइट ज़्यादा लेनी पड़ेगी ताकि वो ज़्यादा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, बड़ा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, तो उसको समय भी ज़्यादा लगेगा। अगर उसकी हाइट अगर कम है तो हो सकता है वो दो रोटेशन, दो रिवॉल्यूशन कर दे अर्थ के अराउंड में एक ही दिन में। क्या कभी कभार 10, 12, 15 ऐसे भी रिवॉल्यूशन करता है सैटेलाइट, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा उसके पर्टिकुलर हाइट पे, समझ में आ रहा है, फ्रॉम द अर्थ सेंटर से, अर्थ के सेंटर से कितनी उसकी हाइट है, या फिर अर्थ सरफेस से कितनी उसकी हाइट है, अर्थ सेंटर बोल रहा हूँ मैं, अर्थ सरफेस से कितनी उसकी हाइट है उस पर्टिकुलर सैटेलाइट की, उस पर से आपको ध्यान देने वाली चीज है कि उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन रहेगा, किसका, सैटेलाइट का। किसका फंक्शन रहेगा, सैटेलाइट का। अब कितनी अमाउंट ऑफ स्पीड हमें देना पड़ेगा स्पेसिफिक हिट की, स्पेसिफिक हिट बोल दिया मैंने, स्पेसिफिक वेलोसिटी की हमने बात करें तो जो स्पेसिफिक वेलोसिटी है वो कितनी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो निकालने के लिए हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, देखते हैं आगे। लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूँ कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे वो अर्थ के अराउंड में ऑर्बिट में मूव करेगा सैटेलाइट, वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसी को और पॉइंट वाइज भी पढ़ते जो कि आपके टेक्स्ट बुक में रेफर किया गया है। ये तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया बताया, अब मैं अपने टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स को भी कवर करते चलता हूँ ताकि आपको और अच्छे से और डीप में उसके बारे में पता चले, ठीक है। तो देखते हैं, देखो, ऑल द आर्टिफिशियल सैटेलाइट डू नॉट रिवॉल्व इन सिमिलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। क्या बोला मैंने कि जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो एक ही ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ रिवॉल्व नहीं करते, सभी सैटेलाइट की ऑर्बिट अलग अलग होती है। अगर हम बात करते हैं जो अपना मून का सैटेलाइट, मून जो है एज ए नेचुरल सैटेलाइट, उसका ऑर्बिट अलग होता है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उनमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा तो उसका अलग हो सकता है, वेदर सैटेलाइट होगा तो उसका अलग, या फिर वो दोनों अगर एक ही सैटेलाइट काम कर रहा है तो एक ही ऑर्बिट में। अगर IRNSS है ना, तो उसका अलग रहेगा। इंडियन रिसर्च नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, सॉरी नेशनल बोल दिया, नेविगेशन
अलग अलग होती है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट। अब ये फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट का मीनिंग क्या? तो वो सैटेलाइट कितना वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा, या फिर वो कितने रिवॉल्यूशन करते रहेगा अराउंड द अर्थ, ये सारा आ जाता है उसमें। द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट डिसाइड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। उसमें जो फंक्शन है सैटेलाइट के, वो पहली चीज कौन डिसाइड करेगा? हाइट, कि वो पर्टिकुलर सैटेलाइट की हाइट कितनी है ऑर्बिट में, ऑर्बिट से लेकर अर्थ सरफेस से लेकर ऑर्बिट तक के। मतलब कि ये सपोज आपका अर्थ सरफेस है और ये अगर आपका सैटेलाइट है, तो इसके बीच की जो हाइट है ये डिसाइड करेगी उसका रिवॉल्यूशन वगैरह कितना होगा। ठीक है। देन द नेचर ऑफ द ऑर्बिट आर सर्कुलर और इलिप्टिकल। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि उसका जो ऑर्बिट है वो कौन से शेप का है, सर्कुलर का है कि इलिप्टिकल शेप में है, वो भी डिपेंड करता है फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट के लिए। वो भी डिपेंड करेगा फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट के लिए। अगर सर्कुलर है तो उसका फंक्शन कुछ अलग तरीके से रहेगा, अगर इलिप्टिकल है तो उसका फंक्शन कुछ अलग तरीके से रहेगा। वहां पर भी कुछ लॉज ऑफ मोशन लग सकते हैं फॉर द सैटेलाइट, है ना? वहां पर भी कुछ लॉज ऑफ मोशन लग सकते हैं। आपने पढ़े भी है आई थिंक लॉज ऑफ मोशन इन फर्स्ट लेसन, है ना? पढ़े है ना? तो वो है, वो केपलर्स के लॉज वगैरह भी है उसमें। ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया है? द ऑर्बिट शॉल बी पैरेलल टू द इक्वेटर और मेकिंग सम एंगल विद इट। वो जो ऑर्बिट हमने बोले, जैसे कि ये और ये कैसे हो सकते हैं? पैरेलल भी हो सकते हैं इक्वेटर को, मतलब अर्थ के सेंटर को, अर्थ इक्वेटर को पैरेलल भी हो सकते हैं, या फिर वहां पे कुछ कोई एक प्रकार का एंगल भी फॉर्म कर सकते हैं, उनके बीच में एंगल भी फॉर्म कर सकते हैं। तो जब कोई और सैटेलाइट है जो एंगल फॉर्म कर रहा है उस ऑर्बिट का, वो जो ऑर्बिट है सैटेलाइट का वो एंगल फॉर्म कर रहा है अर्थ के सरफेस को, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ क्या बनेगा? अलग फंक्शन रहेगा सैटेलाइट का। वहां से कुछ अलग तरीके का ऑब्जर्वेशन हमें देखने मिल सकते हैं। और या फिर अगर वो कुछ ऐसा है कि पैरेलल है तो वहां से अलग ऑब्जर्वेशन देखने मिल सकते हैं। सो डिपेंड ऑन देयर ऑर्बिट हम बहुत से फंक्शन सैटेलाइट के स्टडी कर सकते हैं, यही बोलना है। और वही आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ भी है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? टू पुट द सैटेलाइट इन इट्स प्रॉपर ऑर्बिट एट स्पेसिफिक हाइट above the earth surface, the satellite is taken to that height using the satellite launcher. अब सैटेलाइट को अगर एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर हाइट में अगर प्लेस करना है उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, तो हम यूज करेंगे सैटेलाइट लॉन्चर का। किसका यूज करेंगे? सैटेलाइट लॉन्चर का। जैसे कि हमने जब वो इनसैट और जीसैट देखे थे, तो वहां पर देखो जो PSLV है, उसके बाद में उस जो PSLV होगा जो लॉन्चर है वो काम कर रहे थे वहां पर, GSLV PSLV काम कर रहे थे वो लॉन्चर। तो वो लॉन्चर का काम रहेगा कि वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ सरफेस से कितने हाइट पे रहेंगे, वो रिवॉल्व करना शुरू होंगे, वो सब कौन देखेगा? लॉन्चर। मतलब द सैटेलाइट इज टेकन टू दैट हाइट। उन सैटेलाइट को उस हाइट तक के पहुंचाने का काम कौन करता है? सैटेलाइट लॉन्चर। कौन करता है बच्चों? सैटेलाइट लॉन्चर। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान टॉपिक है ये, बहुत ही आसान जो हम बोलेंगे सेंटेंस है कि अगर हमें एक सैटेलाइट को प्रॉपर ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक हाइट पे, एक पर्टिकुलर हाइट पे अगर रखना है अर्थ सरफेस के, तो उसकी जो हाइट है वो डिसाइड करेगा सैटेलाइट लॉन्चर। वो कौन उसको प्रोवाइड करेगा? सैटेलाइट लॉन्चर। समझ में आ रहा है? आफ्टर दैट सैटेलाइट इज गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी नोन एज द क्रिटिकल वेलोसिटी। ये ध्यान में रखना है डेफिनेशन कि सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेलोसिटी दी जाती है जिसको क्रिटिकल वेलोसिटी VC के नाम से भी जाना जाता है। VC के नाम से भी जाना जाता है। जो सैटेलाइट को एक स्पेसिफिक वेलोसिटी, मतलब उस ऑर्बिट में मूव करने के लिए एक फोर्स उस पर अप्लाई होता बोले हमने, जो कि रहेगा टेंजेंट फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स रहेगा वो। तो वो जो टेंजेंट फोर्स है उसका एक स्पीड वो प्रोवाइड करेगा उसको। तो जो स्पीड प्रोवाइड करेगा उस सैटेलाइट को मूव करने के लिए वो रहेगा क्रिटिकल वेलोसिटी इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन कैसे रहेंगी? टेंजेंशियल,
फोर्स उसका ये रहेंगी टेंजेंशियल डायरेक्शन। अगर यहाँ पर है तो ये समझ में आ रहा है, ऐसे वो मूव करता है, अपनी फोर्स की डायरेक्शन चेंज करते करते चलता है विथ रिस्पेक्ट टू द टेंजेंट। समझ में आ रहा है? तो हमको क्रिटिकल वेलोसिटी क्या बोल रहा है कि सैटेलाइट इज गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी नोन एज द क्रिटिकल वेलोसिटी। स्पेसिफिक वेलोसिटी को ही कौन सी वेलोसिटी कहा जाता है यहाँ पर? क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द ऑर्बिट। और टेंजेंशियल डायरेक्शन अभी आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ रहा है? चलो, तो ये हो गया आपके पॉइंट, मतलब कि कैसे ऑर्बिट फॉर्म करेगा। अब जो हमने ये क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करें, इसके लिए क्या एक्सप्रेशन रहेगा, अगर उसकी वैल्यू अगर हमें निकालना है उसके लिए क्या एक्सप्रेशन रहेगा वो हम स्टडी करते हैं। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं अभी डेरिवेशन। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी दैट इज वीसी ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट की जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी और उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा। देखो, आपको क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है वो तो आपको समझ में आ ही गया, लेकिन अब क्रिटिकल वेलोसिटी जो है उसकी क्या वैल्यू रहेगी या किस एक्सप्रेशन के साथ में, किस पे वो डिपेंड है, किस पे इंडिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। उसके लिए हम कंसिडर करेंगे पहले अर्थ, उसके अराउंड में हम कंसिडर कर रहे हैं सैटेलाइट जो कि मूव हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, जो कि मूव हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। आपको डायग्राम में दिख रहा है कि अर्थ है जिसका रेडियस, ध्यान दो अभी इधर में प्रॉपरली, अर्थ जिसका रेडियस सेंटर से लेके तो ये पॉइंट तक, क्या ध्यान दो, ये पॉइंट तक की वो है आर, कैपिटल आर। और वहां से जो अर्थ सरफेस से लेके तो सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है, अर्थ सरफेस से लेके तो सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है ऑर्बिट तक का, वो है सपोज हाइट h, वो सपोज क्या है, हाइट h। तो हमारा जो ये स्मॉल आर मैंने लिखा, ये मैंने शो किया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। कैपिटल आर है रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल h है हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द सैटेलाइट, टू द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। और ये जो स्मॉल r है ये है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पूरे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सेंटर से, मतलब कि अर्थ के सेंटर से जो रेडियस है सैटेलाइट का वो ये स्मॉल r, क्लियरली दिख रहा होगा आपको, हाँ स्मॉल r, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये मूव होगा एक पर्टिकुलर वीसी के साथ में, मतलब कि क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ में। किस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन क्यों दिखा, बिकॉज इट हैज अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। पता था इसके पहले टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो क्या होगा, मूव होगा, बराबर। तो उसी के डायरेक्शन में उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी भी रहेंगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही क्या रहेंगी, क्रिटिकल वेलोसिटी रहेंगी उसकी। ओके, अब क्या हो रहा है देखो, द सैटेलाइट स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट ने क्या कर दिया, अभी अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करना शुरू कर दिया, मतलब एक पॉइंट से वो कंटिन्यू क्या कर रहा, रिवॉल्व कर रहा। तो देखो अभी आगे में क्या हो रहा है, इफ, अब हम कंसीडर करेंगे मास उसका। देखो, इफ द सैटेलाइट हैज मास m, सैटेलाइट का क्या है, आपको आवाज आ रहा होगा क्लियरली, इफ द सैटेलाइट हैज मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड द, रिवॉल्व कर रहा है ना वो सैटेलाइट जिसका मास है m, अगर एक सैटेलाइट है जिसका मास है m इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, किसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है वो, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। सो लिखेंगे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट एट हाइट h, कितने हाइट पे, h हाइट पे, एट हाइट h, ठीक है। मतलब कि हमने क्या बोले, एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के ऑर्बिट, अर्थ के अराउंड में
एक ऑर्बिट में जिसमें अर्थ के सरफेस से उस सैटेलाइट के ऑर्बिट की जो हाइट है वो है सपोज h, वो है सपोज h, ठीक है, यहाँ तक के लिए। इसके बाद में अब इस सैटेलाइट को मूव करने के लिए, अब इस सैटेलाइट को मूव करने के लिए उसको लगेगी स्पीड, जो कि हमने डिनोट करे vc से, उसको लगेगी ना स्पीड लगेगी उसको, जो कि हमने डिनोट करे vc से, ठीक है। सो लिखेंगे फिर h विथ द स्पीड, कितनी लगेगी उसको स्पीड vc as shown in figure। जैसे कि आपको उस फिगर में दिख रहा है, ठीक है। अब देखो उसमें एक पर्टिकुलर हाइट है, आफ्टर दैट वहां पर क्या हो रहा है कि वो मूव हो रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो वहां पर फॉलो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस। आपने ये ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर जो है आपको उसमें आपने पढ़े हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, द फोर्स व्हिच एक्ट अलोंग द रेडियस, है ना, अलोंग द रेडियस वो एक्ट होता है। तो यहाँ पर भी अलोंग द रेडियस वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है सैटेलाइट, बराबर है। सो क्या होगा, फिर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, सैटेलाइट के ऊपर में केवल कौन एक्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम कंसीडर करेंगे लेट हमने रेडियस ऑफ अर्थ लिए r, हाइट लिए h, तो r लेंगे, स्मॉल r लेंगे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, क्या लेंगे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेट r बी द radius of orbit from the center of the earth, मतलब कि अर्थ के सेंटर से किसका रेडियस, ऑर्बिट का, सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस कितना है, स्मॉल r, ठीक है। मतलब उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होगी r के, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होगी, एक हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ और हो गई उसकी हाइट, ठीक है। देयरफॉर स्मॉल r इक्वल टू, इसको ऐसा लिखते हैं, देयरफॉर स्मॉल r इक्वल टू क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम अर्थ सरफेस, हाइट ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब सो दैट क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ है r प्लस हाइट है h, तो ये बन जाएगा r प्लस h, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। मतलब कि जो आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, सैटेलाइट के ऑर्बिट का जो रेडियस है वो क्या रहेगा, सम ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ एंड द हाइट ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर लगा है, ये जो हमने बोला ना सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर अप्लाई हुआ है mvc² अपॉन r, जो आपने पढ़े हैं फर्स्ट लेसन में, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है वहां पर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, कौन अप्लाई, वो किसको इक्वल है, वो ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, वो अप्लाई कर रहा है उसको, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है इस सैटेलाइट के ऊपर में, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है उस सैटेलाइट के ऊपर में, वो कौन अप्लाई कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, किसके वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी। इसीलिए हम लिखेंगे फिर नेक्स्ट, द सेंट्रीपिटल
force is provided by the centripetal force is provided by the gravity of earth. सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटी ऑफ अर्थ. देयरफॉर क्या आ जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा इक्वल. किसको इक्वल हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट. वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसको इक्वल हो जाएगा? ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड कर रहा? ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. इस वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये ध्यान में रखना पड़ेगा व्हाइल सॉल्विंग द एक्सप्रेशन. ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट. जितना सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा उस सैटेलाइट के ऊपर में वो इक्वल रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स जितना प्रेजेंट रहेगा उस अर्थ और सैटेलाइट के बीच में. ओके. सो अब सेंट्रीपिटल फोर्स हम किससे शो करते हैं? आपने पढ़े हैं किसमें? फर्स्ट लेसन में mv²/r. अब यहाँ पर v² मतलब कि क्या है? vc². तो हम वो लिख देंगे mv²/r इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला g कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अपॉन r². ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए. जहां पर यहाँ पर m क्या है? m है मास ऑफ द अर्थ. m यहाँ पर छोटा m रहेगा मास ऑफ द सैटेलाइट. समझ में आ रहा है? ये जो कैपिटल M है ये है मास ऑफ द अर्थ और जो छोटा m है ये है मास ऑफ द सैटेलाइट. अब यहाँ से सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास में r की वैल्यू है बाय इक्वेशन 1. मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं ये इतना पार्ट मिटा देता हूँ. ठीक है. इतना पार्ट मिटा देता हूँ. देखो अभी देखो इसको कैसे लिखेंगे? बट या फिर ऐसा लिखो बाय इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या है? r इक्वल टू r प्लस एच. देयरफॉर इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बन जाएगा? इक्वेशन 2 ये बन जाएगा mvc²/r प्लस एच इक्वल टू gmm अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर देखो m और m कैंसल, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखो vc² इक्वल टू gmm अपॉन r प्लस एच और यहाँ पर r प्लस एच का होल स्क्वायर. या फिर ध्यान दो ये जो r प्लस एच का होल स्क्वायर है ना, ये जो r प्लस एच का होल स्क्वायर है इसको ऐसे लिख सकते हैं r प्लस एच इंटू r प्लस एच स्क्वायर होने की वजह से. अब यहाँ पर क्या होगा? r प्लस एच और r प्लस एच कैंसल, तो क्या बचा फिर? vc² इक्वल टू gm अपॉन r प्लस एच. ठीक है, ये बचा बराबर. एक r प्लस एच वहां से कैंसल. अब यहाँ पर स्क्वायर, लेकिन हमें सिर्फ vc की वैल्यू चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी की. तो हम क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. क्या लेंगे हम? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस एच. क्या आएगा हमारा आंसर? gm अपॉन r
समझ में आ रहा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड gm/r+h ऐसा लिखेंगे। क्या आ जाएगा ये? अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर अपॉन हाँ, तो ये है आपका, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब ये एक्सप्रेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 3 को देखो, ये इक्वेशन नंबर 3 को देखो, ये किस पे डिपेंड है? वीसी डिपेंड है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बाद में मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ, उसके बाद में आर के ऊपर में मतलब मास ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर क्या था? रेडियस ऑफ द अर्थ, और डिपेंड है हाइट पे। दूसरी चीज r+h मतलब कि हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड क्या होगी? कम होगी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। समझ में आ रहा? तो उस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है, आर भी फिक्स्ड है, तो डिपेंड वैरी क्या करेगा? हाइट। वेरिएशन किसमें आएंगे? हाइट में। तो अगर हाइट ज्यादा बढ़ गई तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर हाइट कम है तो क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, मतलब कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ज्यादा रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये एक्सप्रेशन था, इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। अभी हमने इसके पहले जस्ट देखी कि जो एक्सप्रेशन है क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए वो क्या रहेगा फॉर द सैटेलाइट। अब हम देखेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट, मतलब हाइट से रिलेटेड, क्योंकि हाइट पे डिपेंडेंट है जो रिवॉल्यूशन है, और जो ऑर्बिट का जो रिवॉल्यूशन है वो क्या है? हाइट पे डिपेंडेंट है सैटेलाइट के लिए। ठीक है, तो वो जो अर्थ सरफेस से लेके तो सैटेलाइट के बीच में जितना हाइट रहेगा वो हाइट पे डिपेंड करेगा कि वो ऑर्बिट, ये वो सैटेलाइट कितने समय में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा अपना सिंगल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट के साथ में। किसके साथ में स्टार्ट करते हैं? हाई अर्थ ऑर्बिट के साथ में। क्या बोल रहा है हाई अर्थ ऑर्बिट? देखो, इफ सैटेलाइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35,780 किलोमीटर, if the height is greater than or equal to 35,780 किलोमीटर, the orbit is called as high earth orbit। मतलब कि यहाँ पर अर्थ सरफेस से लेके, क्या बोल रहा हूँ? अर्थ सरफेस से लेके तो ऑर्बिट तक का जो हाइट है सैटेलाइट के, वो अगर 35,780 किलोमीटर को इक्वल है या ज्यादा है तो वो सैटेलाइट को कहा जाएगा, उस ऑर्बिट को कहा जाएगा हाई अर्थ ऑर्बिट। उस ऑर्बिट को क्या कहा जाएगा? हाई अर्थ ऑर्बिट। इट विल टेक अराउंड 25 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ये जो सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में सैटेलाइट को मिनिमम 24 आवर्स लगेंगे टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन। मतलब कि ये इक्वल रहेगा रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ को भी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने को कितना समय लगता है? 24 आवर। सेम इसको लग रहा है, सैटेलाइट को लग रहा है, कौन से? हाई अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट को लग रहा है। ठीक है, हाँ। इफ एन ऑर्बिट इज पैरेलल टू द इक्वेटर, अब देखो इनको समय सेम लग रहा, इसीलिए ये क्या रहेगा? ऑर्बिट पैरेलल रहेगा इक्वेटर को। द टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशन इज सेम।
स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर ये ऑर्बिट में जो सैटेलाइट हो रहा है वो ऑर्बिट अगर पैरेलल है किसको, इक्वेटर को। अब इक्वेटर किसका, अर्थ का, जिसके अराउंड में वो रिवॉल्व करता है। तो ऑर्बिट और इक्वेटर को अगर पैरेलल है एक दूसरे से तो क्या होगा कि जितना समय रिवॉल्यूशन करने को अर्थ को लग रहा उतना ही समय किसको लगेगा, सैटेलाइट को लगेगा। उतना ही समय किसे लगेगा, सैटेलाइट को लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैटेलाइट अपीयर्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। सैटेलाइट कैसे दिखाई देंगे, स्टेशनरी, मतलब कि एक दूसरे के साथ में चलते हुए। जैसे अगर एग्जांपल कंसीडर करोगे तो दो ट्रेन जा रही है और दोनों भी सेम स्पीड से अगर ट्रैवल कर रही है, या फिर दो व्हीकल जा रहा है जो कि सेम स्पीड से जा रहा है, बराबर दोनों की भी क्रिटिकल वेलोसिटी सेम है, तो वहां पर क्या होगा कि वो एक दूसरे को पैरेलल है और सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो दोनों भी जो वहां के ड्राइवर रहेंगे वो हमें ऐसे दिखाई देंगे कि वो दोनों भी क्या है, एक दूसरे को स्टेशनरी है। क्या है, स्टेशनरी है। वही यहाँ पर भी होता है। ठीक है, ऐसे सैटेलाइट्स को जो हाई अर्थ ऑर्बिट में मूव करते हैं उनको बोला जाता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट बोला जाता है उनको। एज दे आर स्टेशनरी विथ रेफरेंस टू द अर्थ, जैसे कि वो स्टेशनरी है विथ रेफरेंस टू द अर्थ, दे कैन ऑब्जर्व द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द अर्थ कंटिन्यूअसली। तो वो क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कुछ तो भी एक ऑब्जर्वेशन उसका देख सकते हैं, मतलब कि अर्थ का पोर्शन वो देख पाते हैं कंटिन्यू, छोड़ते नहीं है वो। मतलब उसकी अगर पोजीशन भी चेंज हो गई तो वो पर्टिकुलरली उस अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं प्रॉपरली। इसी वजह से जो हमारे टेलीविजन, हमारे उसके बाद में लाइव मैचेस है ना, रेडियो, ये सब का कम्युनिकेशन, ये सब का सिग्नल रिसीव करने के लिए हम यूज करते हैं इन सैटेलाइट का। कौन से, हाई अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रिवॉल्व होते हैं उनका। ठीक है, दे यूज टू कैरी द सिग्नल्स फॉर टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। अब हमें देखना है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जिनकी हाइट 2000 किलोमीटर से लेके तो 35,780 किलोमीटर के बिटवीन रहेगी, उनके बीच में रहेगी, उसे कहा जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। उसे कौन सा ऑर्बिट बोला जाता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ऐसे ऑर्बिट्स जिनकी हाइट अर्थ सरफेस से 2000 किलोमीटर से लेके तो 35,780 किलोमीटर रहती है, उसको कहा जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। वही दिया है, इफ द हाइट इज इन बिटवीन 2000 किलोमीटर टू 35,780 किलोमीटर, द ऑर्बिट आर कॉल्ड एज अ मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अब इलिप्टिकल मीडियम यहाँ पर यूज होता है क्योंकि ये जो ऑर्बिट होते हैं ये अर्थ के इक्वेटर को पैरेलल नहीं हो पाते, इस वजह से इलिप्टिकल मीडियम वहां पर यूज होता है। कौन सा मीडियम यूज होता है, इलिप्टिकल मीडियम। और इलिप्टिकल शेप में उसका ऑर्बिट का रहता है, इलिप्टिकल शेप का। तो जो इलिप्टिकल मीडियम ऑर्बिट है वो क्या होता है, पासिंग ओवर द पोलर रीजन, मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आपको पता ही है। जो पोलर रीजन है उसके ऊपर से वो पास करते हैं, इक्वेटर से नहीं। दिस ऑर्बिट कॉल्ड एज अ पोलर ऑर्बिट, इसीलिए उन ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है, पोलर ऑर्बिट। इसका लॉन्चर होता है PSLV वगैरह। ठीक है, फिर सैटेलाइट कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन इन 2 to 24 आवर। इन सैटेलाइट्स को, कौन से, मीडियम अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट्स को अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 2 to 24 आवर्स लगते हैं। 2 से लेके तो कम से कम 24 आवर्स उनको नीडेड रहते हैं टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में। पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी आते हैं हमारा तीसरा जो ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट। उसके ऊपर में देखो, लो अर्थ ऑर्बिट की जो हाइट की रेंज रहेगी वो रहेगी फ्रॉम 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, जो पहला वाला ऑर्बिट था हाई अर्थ ऑर्बिट, उसका था इक्वल और ग्रेटर देन 35,780 किलोमीटर। जो मीडियम
35,780 किलोमीटर। और जो थर्ड वन अभी हम पढ़ रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट, इसका है रेंज 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर, सबसे कम। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज इन बिटवीन 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर, द ऑर्बिट आर कॉल्ड एज लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब ऐसे सैटेलाइट ऑर्बिट जिनका डिस्टेंस अर्थ सरफेस से उस क्या है, कितना है, 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर डिस्टेंस में उसकी हाइट वहाँ पर। ठीक है, तो उसे कहा जाता है लो अर्थ ऑर्बिट। उन ऑर्बिट को क्या कहा जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट। एंड इट इज यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है, ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है, ये यहाँ पर मतलब जो सैटेलाइट्स यूज होते हैं इस लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट यूज होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज, है ना। जो वेदर वगैरह, क्लाइमेट, जो कैलामिटीज वगैरह होती है उनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसके बाद में क्या चेंजेस हो रहे हैं वेदर में, क्लाइमेट में, उसके बारे में, फॉर सम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी यूज करने के लिए किसका यूज होता है, इस लो अर्थ ऑर्बिट का। इसमें प्लेस किया जाता है किसको, सैटेलाइट को। डिपेंडिंग अपॉन द हाइट पे डिपेंड होके दे कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन इन अराउंड 90 मिनट। मतलब कि उनकी हाइट कम होने की वजह से वो जो सैटेलाइट है वो अपना वन रिवॉल्यूशन लगभग 90 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है। बहुत फास्ट वो कंप्लीट करता है एज कंपेयर टू मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट। उसका जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, जहाँ पर आप देख पाते हो जो हाई अर्थ ऑर्बिट है उसका ऑर्बिट भी काफी दूर है अर्थ से लेके, है ना। उसके बाद में जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो सबसे कम रेड कलर में जो दिख रहा है, और जो मीडियम रेंज है वो भी थोड़ा आपको दूर दिखेगा, जिसका जो शेप है वो है इलिप्टिकल शेप। ठीक है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। हो सकता है आपको लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में से कोई भी टॉपिक लिखने आए, आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। पर्टिकुलरली क्या होता है, उनकी हाइट्स ध्यान में रखो, उनकी हाइट ध्यान में रखो फॉर एमसीक्यू पर्पस। तो इस तरीके से उसकी तैयारी करना है। अब इसके बिफोर हमने जो पढ़े थे क्रिटिकल वेलोसिटी वगैरह, तो उसके बेस्ड ऑन एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर आपका लेता हूँ। ठीक है, वो न्यूमेरिकल के बेस्ड ऑन हम समझने की कोशिश करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। समझ में आ रहा है? आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल ही मैंने लिया है, तो चलिए उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोला गया है इस एग्जाम्पल में कि एक ऑर्बिट है सैटेलाइट का जो कि एग्जैक्टली 35,780 किलोमीटर अबोव है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मतलब ये होगी उसकी हाइट। ठीक है, क्योंकि देखो क्या बोला है कि जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है वो एग्जैक्टली 35,780 किलोमीटर अबोव है। मतलब कि वो हाई अर्थ ऑर्बिट है जिसकी हाइट 35,780 किलोमीटर के अबोव थी। बराबर है, तो वो है यहाँ पर। तो हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द टेंजेंशियल वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। हमको गिवन है, इसको और एक बार लिख लेते। गिवन है हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू है 10 टू द पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद में मास ऑफ द अर्थ 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम। देखो क्वांटिटीज पूरी किलोग्राम में ही है और हाइट भी आपकी किलोमीटर में है। ओके, आपकी पूरी क्वांटिटीज किलोमीटर में है और जो हाइट है वो भी आपकी किलोमीटर में ही है। अब हमारे पास में क्या है फॉर्मूला, वी हैव क्या है, VC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM अपॉन R प्लस H। आपके टेक्स्ट बुक में किलोमीटर को ये जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करने वाला है, तो आपने उसको फिलहाल में किलोमीटर में रहने देना है, क्योंकि लास्ट में एंडिंग में आंसर आपको किलोमीटर में ही होना है। ठीक है, एट द एंड आपको आंसर किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर सेकंड में ही दिया हुआ है। सो दैट्स व्हाई हम वहां पर उसको किलोमीटर में रख रहे हैं। पुट करो g की वैल्यू 6.67 into 10 to the power -11 multiplied by mass of the
24 अपॉन आर की वैल्यू 6400 प्लस 35,780। मैंने यहाँ पर इसको किलोमीटर में ही रखा है, तो जो 10 टू द पावर 3 है वो आपको देखने नहीं मिलेगा। अब जब कंपेयर करोगे आपके टेक्स्ट बुक से तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, बिकॉज ऑफ कि हम जब लास्ट में आंसर निकालते हैं तो उसका आंसर हमें किलोमीटर में ही फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब आगे में देखो, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पर और फिर से क्या करेंगे, 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देंगे और 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -11 प्लस 24। क्यों? इफ द बेसेस आर सेम देन वी ऐड देयर पावर्स। वही है यहाँ पर, अपॉन इनका प्लस करो तो ये हो जाएगा 0, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 7 प्लस 4 यहाँ पर 11, कैरी 1 12, कैरी 1 4, मतलब कि 42,180। समझ में आ रहा? 42,180। अब आगे में मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर 42,180 और ये मल्टीप्लाइड बाय 6 है, तो ये जो VC आप निकाल रहे हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब वो वही है VC, क्योंकि डायरेक्शन उसकी बताई वहां पर। देयरफॉर VC इक्वल्स टू, देखो क्या होगा अभी 6.67 इंटू 6, इसको हम करेंगे ऐसे रफ में, आपने भी फट से रफ में उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। ध्यान में आ रहा है क्या? तो इसका आ रहा है यहाँ पर 40.02, कितना आ रहा है उसका 40.02 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 10 टू द पावर -11 प्लस 24 है। यहाँ पर इंटेजर्स का रूल माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़े नंबर का साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर 13। कैसे आया? -11 प्लस 24 हमने करे तो वो होता है -11 प्लस 24 प्लस 13, इसीलिए अपॉन 42,180। समझ में आ रहा है? उसके बाद में हमने क्या करना है कि ये जो 10 टू द पावर 3 है, ये जो 10 टू द पावर 13 है, ठीक है, हाँ, आपको जो बोले ना ये किलोमीटर में क्यों नहीं करे कन्वर्ट, इसके पीछे का रीजन यही था कि ये जो पावर है स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो वो आना चाहिए हमारा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है इसको चलो कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि 10 टू द पावर 3 में जो ये जो है ना हाइट अपना ये रेडियस, इसको कन्वर्ट कर दे 6.5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। अब जब ये स्क्वायर रूट में आ गया तो वो हाफ बन जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद में अभी क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आके 10 टू द पावर 3 ऐड कर दो। ओके, मैंने क्या कर दिया, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि वैसे नहीं भी किए तो फिर आपको प्रॉब्लम कहाँ पर जाएंगी, जब ये 10 टू द पावर 13 को स्क्वायर रूट के बाहर हम निकालने जाएंगे तो प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हमने क्या किया, उसको ये मीटर में कन्वर्ट कर डाले। ठीक है, वो हमने जानबूझ के पहले नहीं करे थे ताकि हमारा आंसर हमको किलोमीटर में ही चाहिए था। ठीक है ना? हाँ, तो अभी देखो यहाँ पर 10 टू द पावर 13 और 10 टू द पावर 3 है, तो इनको अलग लिख दो, 40.02 डिवाइडेड बाय 480 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये अपॉन में था, मतलब कि क्या होगा, माइनस होगा। कैसे? वो देखो, इफ a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n रहा तो इसका मीनिंग है a टू द पावर m माइनस n, है ना? ऐसा होता है, वही मैंने यूज किया। तो यहाँ पर आएगा VC तुम्हारा 40.02 अपॉन 4180 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 10। अब इसको डिवीजन करना पड़ेगा, तो इसको रिड्यूस करते चलना है तुमने। अब आपको मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है? आपको
909 इंटू 10⁻10। ये डायरेक्ट नहीं लिखना है आपने इसको डिवाइड करते चलना है रफ में। अब वो समय नहीं होने के कारण हम यहाँ पर रफ में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, आपने उसको करके देखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट में दोनों के इवन डिजिट है, मतलब 2 की डिविजिबिलिटी, फिर 3 की डिविजिबिलिटी। समझ में आ रहा है? अगर लगता है तो वहाँ पर ऐसे सिंप्लीफाई करते चलना है, फिर एक छोटा नंबर बन जाता है वो, फिर उसको डिवाइड करते चलना है, क्योंकि इतने बड़ा नंबर को डिवाइड करने के लिए आपको प्रॉब्लम जाएगा, इसीलिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में ये स्क्वायर रूट में है, ये किस में है, स्क्वायर रूट में। तो इसको क्या कर देंगे, पहले ये जो 10 के पावर है इसको सामने डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट सामने डालेंगे, तो ये बन जाएगा 9487909। क्या बन जाएगा, ये 10 डिजिट हमें सामने दे दिए, तो इसको ऐसा शिफ्ट कर दीजिए इधर में, क्योंकि 10 टू द पावर 10 है ना, तो वो बन गया 9487909। ठीक है, जब हम इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं, अब स्क्वायर रूट के बाहर निकालना आपको आता है, ठीक है। अगर नहीं जमेगा तो फिर आपको मैं वो आपको बाद में क्लियर करा दूंगा, ओके। ठीक है, लेकिन अभी इसको जब हम आउट ऑफ द स्क्वायर बॉक्स स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है 0.245 मीटर पर सेकेंड, और इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000, क्योंकि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो होता है 3.8 किलोमीटर पर सेकेंड। शुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये जो है ये आप ट्राई करो, नहीं तो जब हम और इस लेसन के जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो जब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, तब मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसका स्क्वायर रूट के बाहर निकलता है उसका डिवीजन, ओके। स्क्वायर रूट के बाहर कैसे वो सॉल्व होता है, तो इस तरीके से आपका रहेगा ये आंसर। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करना है ऐसे सॉल्व एग्जाम्पल। देखो आपको एग्जाम में सॉल्व एग्जाम्पल भी पूछते हैं बेटा। आपका मेन टॉपिक था कि जो ऑर्बिट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने वो ध्यान भी रखना है। विथ एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं, या फिर जो हाई अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट है, या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, ये भी अच्छे से करके रखना। ठीक है, उसके बाद में हम जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो है वो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए उनको एक प्रॉपर हाइट में अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए किसका यूज होता है, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। ठीक है ना, तो उसका हम पूरा डीप में पढ़ेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।